अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी जा चुकी है और यहाँ पर सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी। बदले में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के अभी तक के हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने जो है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पुराने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उर्दू पेडागोजी के भी जो है तो हमने तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आज जो है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2018 में पूछे गए सवालात हैं। और हमारा जो लेक्चर रहेंगे वो आपको रोज़ाना सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे के बाद अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम पेपर की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पार्ट 3 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम और पूर्व, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दोस्तों, हम आपको मैप की ओर लेकर चलते हैं। जैसे कि ये जो है तो इंडियन मैप आपको नज़र आ रहा है और सवाल में ये पूछा गया है कि बिहार के सापेक्ष, जैसे कि आपको यहाँ पर बिहार नज़र आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ, और गोवा जो है तो नीचे गोवा इधर, तो यहाँ से यहाँ। तो ये जो दो डायरेक्शन है वो आपको मालूम करना है। तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि यहाँ पर जो है तो ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे जो है तो साउथ होता है। तो दोस्तों, बिहार यहाँ पर है और इसके सापेक्ष जम्मू कश्मीर जो है तो यहाँ पर दो डायरेक्शन आ जाएंगे जम्मू कश्मीर के, मतलब नॉर्थ वेस्ट, ये फर्स्ट डायरेक्शन रहेंगी। और सेकंड जो डायरेक्शन रहेंगी बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की जो है तो दिशा बताना है आपको। तो ये जो है तो साउथ वेस्ट रहेंगी, मतलब फर्स्ट जो है तो रहेंगी नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी सवालात हैं इस तरीके के, वो एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी कहा था आपसे। तो दोस्तों, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम और पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जब देखें तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होंगी। फर्स्ट, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। दूसरा, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। और लास्ट ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है
तो 4 राइट आंसर रहेगा कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी ये जो है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता है। फर्स्ट, दिशात्मक कौशल, सेकंड, चित्रण कौशल, थर्ड, स्थितीय कौशल और लास्ट, ग्राफिक कौशल। तो दोस्तों स्थितियों और दूरियों और दिशाओं को जो उसके जो सापेक्ष के को समझाने की जो क्षमता होती है वो चित्रण कौशल के जरिए होती है। मतलब आपको डायग्राम या फिर चित्र दिया जाता है जिसके मैप जो है तो हमने अभी देखे इंडिया का मैप, तो वो एक ड्राइंग है, एक चित्र है जिसको आपको समझना होता है। तो ये एक चित्रण कौशल है जिसमें स्थानों, दूरियों और दिशाओं को जो है तो समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एनसीएफ 2005, सेकंड ऑप्शन है एनसीएफ 1988, थर्ड ऑप्शन है एनसीएफ 2000 और लास्ट ऑप्शन है एनसीएफ 1975। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पर राइट रहेगा कि एनसीएफ 1975 में ये प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतर खेती करने का रिवाज है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और लास्ट है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर भारत में जो है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। सेकंड, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। थर्ड, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। लास्ट है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला रहेगा कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस जो है तो कौन सी है? फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जल वाष्प और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी, मतलब तीनों भी जो गैसें हैं वो जो है तो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? फर्स्ट, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। सेकंड, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। थर्ड, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। और लास्ट है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो दोस्तों निगेटिव टाइप का ये सवाल पूछा गया है आपको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ये जो है तो गलत है और ये आपका सही जवाब रहेगा क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? फर्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फ़र डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फ़र और लास्ट है क्लोरीन। तो दोस्तों ताजमहल के पीले होने में जो है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड
उसमें जो मिलाया गया है जिसकी वजह से पीला नज़र आता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया? फर्स्ट चोल राजवंश, दूसरा है चालुक्य राजवंश, तीसरा है काकतीय राजवंश और लास्ट है पल्लव राजवंश। तो दोस्तों गोलकुंडा जो किला है वो काकतीय राजवंश ने बनवाया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन पीछे भी गुजर चुका है जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स लिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 18 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 45 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 5 ग्राम और लास्ट ऑप्शन है 12 ग्राम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि 45 ग्राम, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना होता है, उसको ज़र्ब करना होता है 15 को 3 से, तो जवाब आपका निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? फर्स्ट द्रव्यमान, सेकेंड गुरुत्वाकर्षण, थर्ड संवेग और लास्ट भार। तो दोस्तों द्रव्यमान जो है तो ये अदिश राशि है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? नंबर 1 अपारदर्शी, सेकेंड है पारभासी, थर्ड है पारदर्शी और लास्ट है उत्तल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अपारदर्शी, मतलब उसमें से जो है तो रोशनी जिसमें से कोई प्रकाश किरण मतलब कोई रोशनी उसमें से गुजर नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमान की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर 1 60 किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है 10 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है 60 N और लास्ट ऑप्शन है 10 N। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो यहाँ पर जो है तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें मतलब रॉन्ग दिए गए हैं, और अगर राइट आंसर होता तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाता 10 N। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो देखेंगे हम कि एक विलेय का विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करता है। नंबर 1 दाब, नंबर 2 तापमान, नंबर 3 सतह क्षेत्र और नंबर 4 भार। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कि तापमान पर जो है तो वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान पर नहीं बल्कि सतह क्षेत्र पर जो है तो वो निर्भर करता है एक विलेय का विघटन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? नंबर 1 कक्षा में बहस आयोजित करना, नंबर 2 समूह चर्चा, नंबर 3 पोस्टर बनाना और नंबर 4 बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला राइट आंसर रहेगा कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक संरक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे।
पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे नंबर 2, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। नंबर 3, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। और लास्ट है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के बड़े बड़े सवाल जो है तो सीटेट में आते हैं और आपको पढ़ने की जो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है अन्वेषण दृष्टिकोण और लास्ट ऑप्शन है मानववादी दृष्टिकोण। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि नंबर 1, यह सस्ता और सुलभ है। नंबर 2, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। नंबर 3, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। और नंबर 4, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। नंबर 1, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। नंबर 2, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। नंबर 3, पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण और नंबर 4, पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। ये जो है तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तीसरी के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 1, परिवार की परिभाषा गलत है। नंबर 2, रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है। नंबर 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और नंबर 4, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियाँ है? नंबर 1, चित्र पढ़ना। नंबर 2, फील्ड भ्रमण। नंबर 3,
श्याम पट्ट का उपयोग, और नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है तो ईवीएस कक्षा में गतिविधि अपनाई जाती है कि चित्र पढ़ना है, फील्ड भ्रमण है, और श्याम पट्टी जो है तो का उपयोग करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर ईवीएस क्लास में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है फर्स्ट एकीकृत, सेकंड समावेशी, थर्ड विषयगत, और लास्ट उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ऊपर की तीनों जो है तो सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा आपका कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो है तो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, तो जिसमें प्रकृति, समावेशी और विषयगत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरो पर एक अध्याय है, मतलब एक सबक जो है तो सपेरे के ऊपर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। नंबर 1 कि यह एक अवैध कार्य है। 2 सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। नंबर 3 कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नंबर 4 कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? नंबर 1 शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2 यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नंबर 3 यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और नंबर 4 यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 4 ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे। राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल बैग का कम वजन। सेकंड ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। थर्ड अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। और लास्ट ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 वाला सवाल है कि ईवीएस कक्षा में समूहों में सीखने का क्या उद्देश्य है? नंबर 1 लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। नंबर 2 कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। नंबर 3 सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। और नंबर 4 छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला का पूरा रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। सेकंड है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। थर्ड है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। और लास्ट है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। दोस्तों बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो तो बाला का मतलब होता है, यहाँ पर आपको जो तो नज़र आ रहा है।
जिसका जो शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो ये आपको जहन नशीन रखना है। ये अगर इंग्लिश में याद रहेगा तो आप हिंदी में बआसानी जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? फर्स्ट, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। सेकंड, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। थर्ड, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। और लास्ट है विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको तमाम सवालात जो है तो समझ में आ चुके होंगे, और जो भी आपका मतलब सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और हमारी इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए जो है तो आप हासिल कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। वहाँ से जो है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विथ आंसर की, और अच्छे से जो है तो आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है थीमर, सेकंड ऑप्शन है वैज्ञानिक तथ्य, थर्ड ऑप्शन है रूढ़िबद्ध धारणा, और लास्ट ऑप्शन है अंधविश्वास। तो दोस्तों, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक मीथक है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है तो तमाम सवाल समझ में आ चुके होंगे। ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आपको जो है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा के दे दिया जाएगा विद आंसर की। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से जो है तो इसका प्रिपरेशन खुद से मतलब अपलोड करके उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और पढ़ने की भी प्रैक्टिस आपकी इसमें जो है तो हो जाएंगी। और मैं आपको बताता चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन सीटेट की कि 5 सब्जेक्ट होते हैं जो भी कैंडिडेट ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे होंगे, मतलब पहली बार जो है तो ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनके लिए रहेगा ये। और वैसे तमाम के लिए है कि 5 जो है तो पार्ट होते हैं सीटेट के अंदर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सीटेट की, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि फर्स्ट से मतलब 1 से लेके तो 30 तक सवाल इसके अंदर होते हैं। सेकेंड पार्ट होता है यहाँ पर मैथमेटिक्स, इसमें भी 30 सवाल होते हैं 31 से 60 तक। थर्ड पार्ट जो है तो हमने अभी देखे इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी 30 सवाल पर मबनी होता है 61 से 90। और लैंग्वेज फर्स्ट जो है तो यहाँ पर इंग्लिश दिखा रहा है, तो हमारी उर्दू होती है उर्दू वालों की, और जो भी मीडियम का कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज फ़र्स्ट वो जो है तो चूज़ करना चाहिए होता है उनको। और सेकंड लैंग्वेज जो है तो हिंदी या इंग्लिश आपको कंपलसरी होता है, दोनों में से एक लेना। अगर आपने फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू चुना हो तो आपको 51 से 120 सवाल हल करने होते हैं, और अगर आपने लैंग्वेज सेकेंड जो है तो उर्दू चुना हो, ये बात को आपको ज़हन नशीन रखना है, तो आपको जो है तो 121 से 150 सवाल हल करने होते हैं। और अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुना है तो 51 से 120 सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, और अगर लैंग्वेज सेकंड हिंदी चुना है तो 121 से 150 तक आपको सवाल हिंदी के सॉल्व करने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है तो अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो ये जो हमने पेपर देखे ये दिसंबर 2018 का पेपर है, जिसमें 30 सवाल हम जो है तो अभी कर चुके हैं। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.